नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पाठ हम गुप्त साम्राज्य से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुए और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका समय था 320 से 335 ईस्वी तक। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। ये चंद्रगुप्त मौर्य से भिन्न व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य साम्राज्य से था और चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त साम्राज्य से। देखिए, इनका विवाह किससे हुआ? कुमार देवी से। और इन्होंने हिंदू धर्म का एक संवत कैलेंडर चलाया कब? 319 ईस्वी में, और इसका नाम था गुप्त संवत, जो आज भी प्रचलन में है। अगले शासक थे समुद्रगुप्त। इनका समय था 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था, यानी जीत करो और एकता में साम्राज्य को बांधे रखो। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, यानी अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को फैलाने में, विस्तार में। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं हरिसेन। किसके दरबार में थे ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और इन्होंने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण कहाँ किया है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। देखिए, एक स्तंभ ऐसा है जिस पर दो महान शासकों के अभिलेख उत्कीर्ण है, और वे किस किस के हैं? एक है अशोक के और दूसरे हैं समुद्रगुप्त के। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्षिण व दक्षिण भारत के राज्य, और शक एवं कुषाण राज्य। ये इनके वे राज्य थे, वे स्थान थे जहां इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था, यानी हर युद्ध उसने जीता ही जीता था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी, जल सेना थी इनके पास। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। वह गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया कौन था? समुद्रगुप्त। और उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। किसके द्वारा जारी सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है? ये है समुद्रगुप्त। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है, यानी संगीत के बहुत ही बड़े ये ज्ञाता थे। इनके सिक्के में जहां एक और अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है, वहीं एक सिक्का ऐसा भी मिला है जिस पर इनकी आकृति कैसी है? वीणा बजाते हुए, जो ये बताती है कि ये संगीत के बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। ये बातें किसके लिए कही गई है? ये बातें गुप्त शासक के सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त के बारे में कही गई है। समुद्रगुप्त के बाद शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका समय था 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम कौन कौन से? देवराज और देवगुप्त। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजय द्वारा बढ़ाया, यानी युद्ध में जीतकर बढ़ाया, और अन्य देश के राजाओं की पुत्रियों से विवाह करके भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। यानी इसकी पुत्री जो थी कौन थी? प्रभावती। उसका विवाह इसने किससे किया?
वाकटक राजा रुद्रसेन से, और इस तरह इससे इनकी मित्रता हो गई और इनके राज्य का विस्तार हुआ। परंतु प्रभावती के जो पति थे रुद्रसेन, उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे को गद्दी पे बिठाया और स्वयं ही शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। देखिए उज्जैन किसके द्वारा राजधानी बनाई गई? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब? जब उन्होंने शकों को जीता, शकों से युद्ध में जीत हासिल की। इस वंश के अगले राजा कौन हुए? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इनका समय था 414 से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको कहा गया है? कुमारगुप्त को। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी पुष्यमित्र का विद्रोह का सामना किसको करना पड़ा? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। अगले राजा हुए स्कंदगुप्त। इनका समय था 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। यानी ये बड़े बेटे नहीं थे, फिर भी क्या है, इनको राज्य प्राप्त हुआ। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। देखिए जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मौर्यों ने जो झील बनाई थी सुदर्शन झील, उसको नवीन जीवन किसने प्रदान किया? स्कंदगुप्त ने प्रदान किया। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुनों से जूझना पड़ा। यानी जब ये राजा बने तो इनका युद्ध किनसे हुआ? हुनों से हुआ। परंतु स्कंदगुप्त ने अंततः हुनों को पराजित कर ही दिया। यानी आक्रमण बहुत हुए हुनों के इन पे, लेकिन जीत किसकी हुई? स्कंदगुप्त की। और अब आप थोड़ा सा इस मानचित्र की ओर ध्यान दें। आपको पहले बताया जा चुका है कि मानचित्र में एक ये इंडेक्स दी होती है, और इसमें देखिए ये गहरा नीला रंग, ये किसका साम्राज्य दिखाता है? कि गुप्त, यह पूरा साम्राज्य तो है किसका? गुप्त साम्राज्य है। लेकिन इस गुप्त साम्राज्य में ये जो नीले रंग का भाग है, ये जो नीले रंग का भाग यहाँ से यहाँ तक का है, ये किसका राज्यकाल था? ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक ही था। लेकिन जब समुद्रगुप्त राजा बने तब इस रंग के द्वारा मानचित्र में उनके राज्य का विस्तार दिखाया गया है। देखिए समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य यहां से लगाकर यहां तक फैल गया था, जिसमें ये हिस्सा भी शामिल था। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसमें ये हिस्सा और जोड़ दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये वाला हिस्सा भी उनके साम्राज्य में मिल गया। इसका मतलब ये है कि देखिए पहले राजा के समय इतना साम्राज्य, अगले ने उसे इतना और बढ़ा दिया, और अगले ने उसे इतना और बढ़ा दिया। इस तरह इतने बड़े विशाल भूभाग पर गुप्त साम्राज्य का शासन रहा था। और इसी के साथ आज का अपना पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत।